बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंस्टाइन को दुनिया फिजिक्स का सबसे बड़ा नाम माना जाता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि उसने 10 साल के दौरान अपनी दो ज़बरदस्त थ्योरीज दुनिया के सामने पेश करके उस वक्त की तमाम तर फिजिक्स को यकसर तब्दील करके रख दिया और हमारी कायनात से मुतल्लिक समझ बूझ को नई जहतें फराहम की। आइंस्टाइन से पहले दुनिया फिजिक्स में सबसे बड़ा नाम आइजक न्यूटन को माना जाता था और न्यूटन की बात को चैलेंज करना नामुमकिनात में से तस्वुर किया जाता था। आइंस्टाइन ने ना सिर्फ न्यूटन के उन नज़रियात को चैलेंज किया बल्कि उनकी जगह नए और बेहतर नज़रियात दुनिया को फराहम करके ये साबित किया कि वो वाक़अतन एक बहुत बड़ा जीनियस है। मिसाल के तौर पर न्यूटन का मानना यह था कि वक्त की रफ्तार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई जा सकती और उसका मानना यह भी था कि ग्रेविटी की रफ्तार लामहदूद यानी इनफिनिट होती है। फिर आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए से यह बताया कि वक्त की रफ्तार में तब्दीली लाना ऐन मुमकिन है। उसके दो तरीके हैं, या तो हम तेज रफ्तारी के साथ हरकत इख्तियार करें, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घड़ियां थमती जाएंगी। ऐसे ही उसने हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए से यह बताया कि अगर हम किसी बहुत ही बड़े ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर या उसके कहीं करीब रिहाइश इख्तियार कर लें तो हमारे लिए वहां पर एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल इन्वायरमेंट की वजह से वक्त आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। ऐसे ही उसने ये भी बताया कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज हरकत नहीं कर सकती, लिहाजा ग्रेविटी की रफ्तार भी रोशनी की रफ्तार के बराबर ही होगी। अब आज के दिन जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सब लोग ये जानते हैं कि ये दोनों नजरियात जहां पर न्यूटन और आइंस्टाइन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता था, ये आइंस्टाइन के हक में दुरुस्त साबित हो चुके हैं, यानी इनसे मुतल्लिक आइंस्टाइन ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त साबित हुई हैं। अब आज के ज़माने में आइंस्टाइन का नाम और जीनियस का लफ्ज़ ये एक दूसरे के सिनोनिम्स बन चुके हैं। लिहाजा अगर आज कोई ये कहता है कि आइंस्टाइन गलत साबित हो गया है या आइंस्टाइन का फलां नज़रिया ठीक नहीं था तो लोग उसकी तरफ बहुत हैरानी के साथ देखते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, आइंस्टाइन भी एक इंसान था, उसके भी बहुत सारे नज़रियात ऐसे हैं जिनमें सुको मौजूद था। और आज की इस इंतहाई दिलचस्प वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आइंस्टाइन भी एक जगह पर गलत साबित हो गया है और एक इंतहाई नई तहकीक ने ऐसा कर दिखाया है। आइए हम अब आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ सादा जुबान में ये सारा किस्सा बतलाते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आइंस्टाइन की वजह शोहरत बनने वाली दो थीरीज थी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने हमें यह बताया कि तेज रफ्तारी से कैसे घड़ियां आपके लिए थम जाती हैं और फासले आपके लिए सुकड़ जाते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो का मौजू आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ मुंसलिक है, जो कि ग्रेविटी की थ्योरी है। आप सब जानते हैं कि जब भी ग्रेविटी का जिक्र आता है तो सबसे पहले न्यूटन का नजरिया और न्यूटन का ख्याल हमारे दिमाग में आता है। न्यूटन ने सिर्फ ये बताया था कि दो चीजों के दरमियान या दो मास रखने वाले ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटी की कुव्वत को कैसे कैलकुलेट किया जाए। वो ये बात बताने में कासर रहा था कि आखिर एक ऑब्जेक्ट करोड़ों मील या लाखों मील दूर होने के बावजूद भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का इतलाक कैसे यकीनी बनाता है। मिसाल के तौर पर चांद जमीन से तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो चांद को अपने ऑर्बिट में घुमाए रखती है। अब दोनों के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट मौजूद नहीं है, तो आखिर कैसे जमीन चांद पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का इतलाक यकीनी बनाती है। इस मसले को हल किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसने कहा कि स्पेस की मिसाल एक रबर शीट की सी है और ये जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी मिसाल गेंदों की सी है। जिस गेंद का मास जितना ज्यादा होता है वो इस रबर शीट को उतना ही बेंड कर देती है। अब चूंकि जमीन का मास चांद से ज्यादा है लिहाजा वो इस रबर शीट को ज्यादा बेंड कर देती है, तो उसी बेंड की वजह से छोटी गेंद यानी चांद इसके इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर हो जाती है। इसी बेंड को या आप कह लीजिए स्पेस टाइम के अंदर पैदा होने वाले इसी कर्वेचर को नाम दिया गया ग्रेविटी का। ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही थी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि हमारी कायनात में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद होंगे जिनके बहुत बड़े बड़े मासद इंतहाई छोटे इलाका में मरकूज होंगे। गोया वो इतने डेंस ऑब्जेक्ट होंगे कि उन्होंने स्पेस टाइम के फैब्रिक को इतनी बुरी तरीके से कर्व किया हुआ होगा कि वहां से रोशनी का गुजर भी मुमकिन नहीं होगा। जी हाँ, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आज हम ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मैटर या मास ही स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व नहीं कर सकता, बल्कि यही ताकत एनर्जी के पास भी मौजूद है। यानी आइंस्टाइन की जनरल
जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एनर्जी भी स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व कर सकती है और आप सब लोग जानते हैं कि एनर्जी की सबसे प्योर फॉर्म लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो गोया आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इन प्रिंसिपल ये मुमकिन है कि अगर बहुत बड़ी मिकदार में एक्सट्रीम इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक इंतहाई महदूद इलाके में मरकूज कर दिया जाए तो वहां पर वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ऐसे बेंड कर दें कि वहां से रोशनी का गुजर भी मुमकिन ना हो सके, गोया के रोशनी की मदद से एक ब्लैक होल बन जाए। इस किस्म का थ्योरेटिकल ब्लैक होल कहलाता है कुगल ब्लिट्ज। ये जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है बाल लाइटनिंग। ये एक बहुत ही मशहूर कौन मौजू रहा है मुहक्किकीन के लिए, फिजिक्स दानों के लिए और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। चूंकि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन प्रिंसिपल कुगल ब्लिट्ज की तश्कील की मुखालफत नहीं करती बल्कि इसकी हमायत करती है, तो लिहाजा एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स ये समझते रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इन ब्लैक होल्स को कायनात में कहीं ना कहीं ढूंढा भी जा सकता है और मजीद बड़ा इनको लेबोरेटरी में बनाया भी जा सकता है। लेकिन अब एक हालिया तहकीक ने हमें यह बतलाया है कि ऐसा करना नामुमकिन है। गोया आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अखज़ किया गया ये नुक्ता या ये इम्कान खारिज अज़ इम्कान है, इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इस टीम ने बहुत ही पेचीदा किस्म का मैथमेटिकल वर्क और मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हमें यह बताया है कि क्यूगल ब्लेड्स का बनना इसलिए नामुमकिन है जब हम किसी एक जगह पर बहुत बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ मरकूज करने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही मुख्तसर से इलाका में, ताकि वहां पर एक ब्लैक होल बन सके। तो होगा यह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन्स मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिट्रॉन्स में, और उस एक्सट्रीम इंटेंसिटी वाले एनवायरनमेंट से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे। यूं वहां पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसी इफेक्ट को नाम दिया गया है श्विंगर इफेक्ट का, या इसको वैक्यूम पोलराइजेशन भी कहा जाता है। इसी इफेक्ट की वजह से यह कभी मुमकिन ही नहीं हो पाएगा कि ब्लैक होल बनाने के लिए दरकार मिकदार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी को मुकम्मल तौर पर अचीव किया जा सके। इस तहकीकाती टीम ने मजीद हमें यह बताया कि अगर हम जमीन पर सबसे ताकतवर तरीन दस्तयाब लेजर्स का इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी को एक इंतहाई महदूद वॉल्यूम में पूरा करने की कोशिश करें जो ब्लैक होल बनाने के लिए दरकार है, तो हम ये देखते हैं कि श्विंगर इफेक्ट या वैक्यूम पोलराइजेशन की वजह से हम रिक्वायर्ड इंटेंसिटी को सिर्फ 50% तक ही पूरा कर पाएंगे, 50% उसका हिस्सा पूरा नहीं किया जा सकता। गोया के कुगल ब्लेड्स इन थ्योरी तो पॉसिबल हो सकता है बट इन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मामलात में क्वांटम फिजिक्स बहुत ही अहम किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है। गोया कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक ऐसा नजरिया जिसको आइंस्टाइन की क्लासिकल जनरल रिलेटिविटी सपोर्ट कर रही है, उसकी तश्कील को रिजेक्ट कर रही है क्वांटम मैकेनिक्स। तो तहकीकाती टीम का कहना यह है कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी इस तहकीक को लेकर यह है कि क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम ग्रेविटी से मुतल्लिका मसाइल में रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और ग्रेविटी से मुतल्लिका जो प्रैक्टिकल हमारे पास सिचुएशंस पैदा होती हैं ऑर्डिनरी लाइफ में या साइंटिफिक लाइफ में, उनका हल ढूंढने के लिए भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की मदद ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।